नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के चैप्टर संख्या 2 के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर संख्या 1 यानी अध्याय संख्या 1 के बारे में चर्चा किया। आप लोगों ने बहुत ही बारीकी के साथ उसको समझा, पढ़ा और अध्ययन किया और आप सभी लोग उसको याद भी कर रहे होंगे। एक बार 2 मिनट के लिए मैं रिकॉल करता हूं चैप्टर 1 को, उसके बाद फिर चैप्टर 2 प्रारंभ करता हूं। चैप्टर 1 में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं आपको एक बार फिर से चार्ट दिखाने का प्रयास करता हूं। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों को पढ़ना क्या, सबसे पहले देखिए मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र पढ़ेंगे हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में, ठीक है। और आपको बता दूं बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस आपका जो है मनोविज्ञान में पढ़ना होता है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप होते हैं 2026, 27, 28 सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चैप्टर संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर संख्या 1 में हम लोगों ने पढ़ा मनोविज्ञान के बारे में। एक चार्ट के माध्यम से आपको फिर से पूरा रिकॉल करवा देता हूं। हमने आपको बताया था कि मनोविज्ञान जो है, पहले विद्वानों ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ईसा पूर्व से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच तक ये बातें बताई गई। इसमें सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते का नाम शामिल है। फिर उसके बाद मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, विद्वानों ने कहा, इसको खंडित कर दिया गया। ये धारणा शुरू हुई 16वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक, यानी कि 1500 ईस्वी से लेकर के जो है आपका 1600 ईस्वी तक ये धारणा चलती रही, ठीक है। 17वीं शताब्दी यानी 16वीं शताब्दी कब से कब तक, आप मतलब कि 200 वर्षों तक आप मान सकते हो इसको, ठीक है। यानी 16वीं शताब्दी यानी 1500 ईस्वी से लेकर के, और 17वीं शताब्दी मतलब क्या होता है आपका, 17वीं शताब्दी मतलब कि आपका 1600 ईस्वी तक, ठीक है, यानी 1700 तक, 1700 ईस्वी तक मान सकते हो, ठीक है। 1700 तक यानी 2 वर्षों तक ये चलती रहा। फिर इसके बाद 17वीं से, यानी कि आप देखते हैं 1701 से लेकर के 1600 तक यहाँ पर रख दी, 1600 यानी 1 साल तक चला ये। फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी आपका 1701 से लेकर के 19वीं शताब्दी तक यानी 1800 ईस्वी तक चला, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, 1800। और उसके बाद फिर 19वीं शताब्दी से लेकर के, यानी कि 1600 यहाँ से 1601 से, ठीक है, 1601 से 200 सालों तक ये चला। फिर इसके बाद 19वीं शताब्दी तक वर्तमान में, यानी कि अब से यानी 1800 ईस्वी से लेकर के और अब तक का जो समय काल रहा है वो रहा है व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान में क्या हमने बताया था पहली कि कुछ विद्वानों ने कहा कि मनोविज्ञान पहले क्या है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। फिर उसका खंडन हुआ, कुछ दिनों तक चलती रही विचारधारा। फिर कहा गया मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान नहीं बल्कि मन यानी मस्तिष्क का विज्ञान है। वो विचारधारा भी कुछ दिनों तक चलती रही, फिर खंडित हुआ। उसके बाद में फिर आई धारणा मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, फिर वो भी विचारधारा खंडित हुई। उसके बाद में वर्तमान जो विचारधारा आई वाटसन के द्वारा जो दी गई है, उसमें कहा गया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान अध्ययन है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। इस तरीके से आप लोगों ने ये पढ़ा। और वर्तमान में मनोविज्ञान जो है वर्तमान में क्या है, ये एक प्रकार से व्यवहार का अध्ययन ही करता है, व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। विलियम जेम्स और विलियम जो है वुंट टिचनर, इन सभी लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। थॉमस रीड ने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ठीक है। आत्मा का विज्ञान में तमाम सुकरात, प्लेटो ये सब शामिल थे। ये मैंने प्रथम सेमेस्टर में आपको बता देता हूँ, पूरी परिभाषा वगैरह आपको समझा दी थी, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में। आइए जानने का प्रयास करते हैं मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से 100% आपके आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं, क्या स्कोप होता है इसका, समझने का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र आप लोग हेडिंग डालेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, लिखेंगे बेटा मनोविज्ञान का क्षेत्र यानी स्कोप बहुत विस्तृत है, विस्तृत माने बड़ा है, ठीक है। और इसकी समस्याओं की कोई गिनती नहीं है। मनोविज्ञान में तमाम समस्याएं हैं, उन्हीं सभी समस्याओं का समाधान मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जहां कहीं भी जीवन है वहीं पर व्यवहार होगा, यानी जहां पर जीवन है वहां पर व्यवहार होगा। कुछ विद्वानों ने केवल मानव मस्तिष्क तक ही सीमित रखा मनोविज्ञान को, लेकिन मनोविज्ञान को न केवल मन का विज्ञान मनुष्य के बिहेवियर का अध्ययन बताया गया, बल्कि तमाम विद्वान जो आधुनिक विद्वान है उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान केवल मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन नहीं करता, मनोविज्ञान जो है जानवरों के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। आधुनिक काल के विचारक आए, उन लोगों ने आप देखते हैं जानवरों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। किसी ने चूहे पर, किसी ने कुत्ते पर, किसी ने बिल्ली पर, किसी ने कबूतर पर, किसी ने बंदर पर। सभी लोगों ने अपनी अपनी जो है प्रयोग किए और उसके हिसाब से उनके स्वभाव का अध्ययन किया, उनके व्यवहार का अध्ययन किया कि वो एक विशेष सिचुएशन में, विशेष परिस्थिति में किस प्रकार के व्यवहार को करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण आप जानते होंगे, एक सुल्तान नाम का बंदर था। एक कहानी सुन लीजिए, मनोविज्ञान की है। एक सुल्तान नाम का बंदर था। वह बंदर बेटा बूढ़ा था और वो इसके बंदर की एक टोली थी, यानी 10-12 बंदर थे। उन सभी बंदर को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और ऊपर पंखे से एक दर्जन केला, बढ़िया सा हरी छाल वाला केला, बड़ा बड़ा केला बढ़िया एकदम से टांग दिया जाता है। हरी छाल नहीं, पीले वाला केला, ताकि जो है बंदर उसको देख के ललचाएं। अब बंदर सब लोग बैठे हैं और एक बढ़िया सा टेबल जो था, टेबल मेरे रूम में तो बाहर रखा हुआ है, दिखाता आपको टेबल कैसा होता है। टेबल जानते होंगे आप लोग कैसा होता है, ठीक है।
तो टेबल एक रखा हुआ था, वो कोने पर रखा हुआ था। सारे बंदर जो थे वो जो है छलांग लगा करके नीचे से फर्श से कि भाई पंखे पर लटका हुआ केला मैं तोड़ ले जाऊं, ठीक है, तोड़ ले जाऊं, यहां से छलांग लगाते हैं, इधर गिरते हैं, फिर इधर से उधर गिरते हैं। सारे बंदर जो है बिना नियम कायदे के सब कूदते फांदते रहते हैं और किसी के हाथ में वो केला नहीं आता है। और जब इस तरीके से, और एक बंदर जो था वहां से अवलोकन कर रहा था कोने में बैठ करके, उसका नाम था सुल्तान। वो सुल्तान नाम का बंदर बेटा वो लगातार सभी बंदरों को देख रहा था कि ये भाई युवा व्यक्ति है, ये जवान है, ये 35 साल का, मतलब कि इसे मान लीजिए मनुष्य के हिसाब से बता रहा हूं, ये 35 साल का है, ये 18 साल का है, ये 20 साल का है, ये लोग भाई इतने फुर्तीले हैं, कूद रहे तब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और हम बुढ़ा आदमी हम क्या कर लेंगे। देखें, तब वहां पर जो है बुढ़ा आदमी, तब उसने सोचा कि अब बुढ़ा आदमी मैं हूं, क्या कर लूंगा, दिमाग लगाया उसने, बुद्धि का प्रयोग किया। तो जहां पर बल काम नहीं आता वहां पर बुद्धि काम आती है बेटा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे हनुमान जी जब जा रहे थे लंका की ओर, तो सुरसा नाम की एक राक्षसी मिली थी, तो बल और बुद्धि की परीक्षा के लेने के लिए देवताओं ने भेजा था। उनको पता था हनुमान जी के पास बल तो है, लेकिन बुद्धि का परीक्षा कैसे लिया जाए। बल का तो सभी को पता था, जो कि सूर्य भगवान को निकल गए थे, तो उनको देवताओं को लग रहा था कि हनुमान जी के पास बुद्धि कम है, ठीक है, तो बुद्धि की परीक्षा ले लो, ताकि रावण जो है बहुत बुद्धिमान है, राम लंका में जा रहे, अभी दिक्कत हो जाए तो बुद्धि का प्रयोग ना कर पाए, सिचुएशन कोई आ जाए तो सिचुएशन का समायोजन ना कर पाए। तो क्या मनोविज्ञान गांधी मतलब कि हनुमान जी को आता था? मनोविज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम वातयातम नमामि। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है, नंबर 1 पर आते हैं। तब जब हनुमान जी आए सुरसा, तो सुरसा जब जस जस सुरसा बदन, बदन माने मुंह, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कब रूप दिखावा, दुगना रूप धारण करते करते चले गए। अब सुरसा मुंह एकदम सत जोजन तही आनंद की ना, आनंद मतलब कि इसे पूरा अतना मुंह फैला लिए, पूरा खत्म कि भाई अब समुद्र से लेके पूरा ऊपर तक, आसमान तक, कहां तक पहुंच जाओगे। और जब सत जोजन जो है क्या होगा, सत जोजन तही आनंद कीन्हा, तब हनुमान जी ने कहा कि भैया है ये तो बहुत बड़ा मुंह फैला लिया है। अब हनुमान जी चाहते तो भैया और ऊपर निकल जाते, लेकिन हनुमान जी क्या किया कि भाई अब बल नहीं, अब बुद्धि का प्रयोग कर लो। बस हनुमान जी क्या कर लिए, अति लघु रूप धरो हनुमाना, अति लघु रूप और पैठा नगर सुमिर भगवाना। आप देखो, मसक समान रूप कब धारी, हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण कर लिया, ठीक है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कप रूप दिखावा सत जोजन तहियानन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत्रीना, और बदन पैठ पुन बाहरावा। अब वो मुंह बाए हुए है, ऐसे मुंह बाओगे आप, मुंह बा करके देखो तो आपको नीचे नहीं दिखेगा। हनुमान जी इतना लंबा चौड़ा बना थे, तुरंत गायब हुए, छोटा सा रूप धारण किया, ठीक है। अति लघु रूप धरे हनुमान, अति लघु माने बहुत छोटा, जैसे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है 50 शब्दों में लिख दो, ठीक है, पेन उठाए बिना लिख जाता 4-5 लाइनों में। अति लघु रूप धरे हनुमाना पैठा नगर सुमिर भगवाना, तुरंत अंदर जाते हैं और तुरंत जो है बाहर निकल आते हैं। इस तरीके से भाई कहा था मेरे मुंह में आ जाओ, यही तो परीक्षा थी कि मुंह में आना था, ठीक है। भगवान हनुमान जी जाते हैं अंदर, घुस करके बाहर निकल आते हैं। फिर आते हैं भगवान हनुमान जी, कहते हैं भाई जो है राम काज किन्हीं बिन मोहि कहां, मतलब कि कहते फिर भाई मुझे जाने दो आप, ठीक है। पैठा नगर सुमिर भगवान, मतलब कि क्या हुआ उसमें, बदन पैठ पुन बाहर आवा मांगा विदता है सुनावा, फिर प्रणाम किया कि माते मुझे जाने दीजिए, मुझे राम काज करना है, ठीक है। फिर सुरसा माता जो है अपने वास्तविक रूप में आती है और आशीर्वाद देती है कि मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ले लेती है हनुमंत। तो बुद्धि जो होता है बेटा, तो वहां पर सुल्तान नाम का बंदर जो बैठा था कोने में, वो सोच रहा है बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, कहा हाँ भैया बुद्धि का प्रयोग करो। अब वो अपने दिमाग में सोच रहा है, तब तक देखा उसकी निगाह एक स्टूल पर पड़ती है, स्टूल रखा हुआ था, उस स्टूल को जाकर के वो बंदर जो है सुल्तान नाम का बंदर उठाता है। सारे बंदर थक करके एकदम से पड़े हैं, कोई उधर सो रहा है, कोई उधर पड़ा हुआ, थके हार एकदम से उस केले के चक्कर में। सुल्तान नाम का बंदर उस टेबल को रखता है, उस टेबल से फिर छलांग लगाता है और उस केले को तोड़ करके नीचे आ जाता है, और सारे बंदर केले को खा लेते हैं एक करके। सुल्तान ने कहा भाई एक एक केला सबको देंगे, ठीक है। और इस तरीके से तो बुद्धि का प्रयोग वहां पर, सिचुएशन चूंकि ऐसी क्रिएट थी कि भाई बुद्धि वहां पर चली गई। यानी ऐसे ही चूहों पर प्रयोग किया गया, ऐसे ही बिल्ली पर, कुत्ता पर, सब पर प्रयोग किया गया जा चुका है, ठीक है। तो वो सब चीजें, तो ऐसे में मनोविज्ञान, जहां कहीं पर भी मन है, जहां कहीं पर भी जीवन है, वहां पर व्यवहार होगा। जब व्यवहार होगा तो उसका अध्ययन मनोविज्ञान वहां तक जाकर के करेगा। यानी मनोविज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है, व्यापक है।
मनोविज्ञान यहाँ तक कि शिक्षा शास्त्र को भी कवर कर लेता है। शिक्षा की जितनी समस्याएं होती है उन सभी समस्याओं का अध्ययन मनोविज्ञान अपने अंतर्गत कर लेता है। इसी वजह से शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। एक टीचर को बेटा शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक टीचर को बताया जाता है कि भाई बच्चे का विकास कैसे होता है, बच्चा कैसे सोच रहा है, क्लास में क्या सोच रहा है, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है, वो पहले एक टीचर जान जाता है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ करके तब आपकी क्लास में जाता है। जब आप टेट सीटेट की परीक्षा देते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान आपको पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है, कभी आपने सोचा? इसलिए पढ़ना पड़ता क्योंकि बालक जो होते हैं एक स्वभाव के नहीं होते हैं। एक विपुल के चार कुमारा, को पंडित को बल, मतलब कैसे आगे चल के चौपाई, यानी कि कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई बिजनेसमैन बन गया, कुछ मतलब कि एक एक व्यक्ति के चार पुत्र हैं तो चारों की विचारधाराएं अलग अलग होंगी। तो एक क्लास में अगर 40 बच्चे बैठे हैं, 30 बच्चे बैठे, 30 बच्चे एक स्वभाव के नहीं होंगे। कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होंगे, कुछ बच्चे तीव्र बुद्धि के होंगे, कुछ बच्चे अब एवरेज होंगे, औसत होंगे, कुछ को बहुत जल्दी चीजें सीख जाएंगे, सृजनात्मक होंगे, कुछ बच्चे क्रिएटिव होंगे, कुछ बच्चे जो है मुराही में यानी दिमाग लगेगा उनका जो है लंठई करने में, जिसको बोल सकते हैं आप, जैसे कि बदमाशी करने में, कुछ जो है कट्टा वट्टा का खौफ दिखाएंगे, कुछ लोग मारपीट करेंगे। तो ऐसे में एक टीचर जो होता है वो सरसरी नजर देखता है, सारे बच्चों की विशेषताओं को जान जाता है। कौन बच्चा पढ़ने वाला, 2 क्लास लेता है टीचर, पता चल जाता है कौन बच्चा पढ़ने वाला, कौन गधा है, कौन, ये सब चीजें। तो मन जहां कहीं पर भी जीवन है वहां व्यवहार है, और जहां व्यवहार है बेटा वहीं मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र होता है। जहां कहीं पर भी व्यवहार होता है, बिहेवियर की बात आती है, वहां पर मनोविज्ञान अपने आप पहुंच जाता है। ठीक है, इसका क्षेत्र इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि इसमें मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन तक कर लिया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों या मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख क्षेत्र अथवा शाखाएं निम्नलिखित है, जिनको पॉइंट टू पॉइंट हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहली बात, असामान्य मनोविज्ञान। अब नॉर्मल साइकोलॉजी क्या है बेटा? अब नॉर्मल साइकोलॉजी देखिए, मनोविज्ञान में सामान्य व्यक्तियों के अतिरिक्त असामान्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व माने पर्सनालिटी माने कि उसका जो स्वभाव है, कार्यकलाप है, कदकाठी कैसी है, मन का मानसिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, ये सभी प्रकार का उसका जो जो है व्यक्तित्व है वो कैसा है, पर्सनालिटी। विभिन्न समस्याओं जैसे कि जो है साइकोनिस, न्यूरोसिस, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, तमाम सारे, मनोविकलता, मानसिक दुर्बलता, चिंता, चरित्र संबंधी समस्याएं, इन सभी का अध्ययन जो होता है अब नॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत करा जाता है। असामान्य मनोविज्ञान आप जो है मतलब कि उसमें जब आगे आगे चल करके आप पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपको शायद मिलेगा अब नॉर्मल जो है मनोविज्ञान। इसमें आपको जैसे दुर्बलता क्या है, ठीक है, मनोविदलता क्या है, मानसिक विकार, चिंता, एंजाइटी, जो मतलब कि जो व्यक्ति, जैसे कुछ व्यक्ति सामान्य होते हैं, जैसे कि हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, हम लोग ना पागल है ना ही ज्यादा एक प्रकार से बुद्धिमान है, हम लोग एवरेज में है। तो सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य बिहेवियर का अध्ययन होता है। लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो पागल होते हैं, जिनका दिमाग नहीं काम करता, किसी का दिमाग बहुत काम कर रहा होता है, किसी का थोड़ा भी नहीं काम कर रहा होता है। ऐसे व्यक्तियों के अध्ययन के लिए, कोई एंजाइटी से ग्रसित है, किसी को कोई पीड़ा है, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें व्यक्तियों के अंदर होती रहती हैं। वो जो है वो चीजें जो उनके अंदर कुछ अलग है, उनको अलग बनाती है, तो इसीलिए अब नॉर्मल उसका शब्द का प्रयोग करते हैं। असामान्य व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए असामान्य मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं। दूसरा मनोविज्ञान आपका क्या है बेटा? व्यवहारिक मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। इसमें क्या पढ़ते हैं हम? व्यवहारिक मनोविज्ञान में ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड आवश्यकताएं जो होती मनुष्य की, चूंकि मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी है, आवश्यकताओं से संबंधित होती, जैसे कि शैक्षिक आवश्यकता, व्यवसायिक निर्देशन, मैनेजमेंट करना है, धर्म विज्ञान हो गया, ट्रैफिक से संबंधित समस्याएं हो गई, इन सभी समस्याओं का अध्ययन व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा अगला जो मनोविज्ञान है वो है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान आप समझते होंगे, जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी। जब हम बच्चों के स्वभाव को पढ़ते हैं, बाल अंतर्बोध परीक्षण आप देखते हैं, इसमें आता है जो है सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण आता है, चिल्ड्रन सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण एक होता है बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए, उसको बोलते हैं चिल्ड्रन अप्रोसिएशन टेस्ट। ठीक है, टीएटी होता है थियोमेटिक अप्रोसिएशन टेस्ट, जिसको दिया था मार्गन एंड मुरे ने। वो 14 साल से ऊपर के बच्चों का अध्ययन किया जाता है उसमें व्यक्तित्व का। लेकिन 11 मतलब कि 3 साल से लेकर के 11 साल के बच्चों का अध्ययन किया जाता है सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत। एक प्रक्षेपी टेक्निक है ये, इसके अंतर्गत हम लोग
प्रोजेक्टिव मेथड है। इसमें छोटे बच्चों का व्यक्तित्व को हम लोग नापते हैं, ठीक है, उसके व्यक्तित्व को, उसके पर्सनालिटी का मापन करते हैं, ठीक है। इसको दिया था लियोपोल्ड बेलोक ने, ठीक है, CAT व्यक्तित्व परीक्षण को, और विस्तार से हमने आपको इन चीजों के बारे में जो है समझाया भी है। तो ऐसे में लियोपोल्ड मतलब कि जो है इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रकार से बच्चों का व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म की पूर्व अवस्था, बालक की जन्म की पूर्व अवस्था कौन कौन सी, जैसे भ्रूणावस्था, गर्भावस्था और ये इन सभी का अध्ययन हम लोग करते हैं। 3 अवस्थाएं होती जन्म से पहले की, उसमें बालक का विकास कैसे होता है उसका अध्ययन, और अथवा विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे कि जब जन्म लेता है बच्चा तो शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर वो आता है किशोरावस्था में, फिर वो आता है भाई प्रौढ़ अवस्था में। तो शैशवावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक किस तरीके से मनुष्य के बिहेवियर में बदलाव होता है, उन सभी का अध्ययन करते हैं। इसी को हम CDP कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के रूप में पढ़ते हैं। जब आप टीचर बनने की योग्य एलिजिबिलिटी के लिए टेट सीटेट की परीक्षा देते तो यही चीज पढ़ाई जाती है आपको, बाल मनोविज्ञान। व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, समस्याएं व्यक्तित्व की, बौद्धिक, सामाजिक और शारीरिक संवेगात्मक तमाम प्रकार की समस्याएं, तमाम प्रकार के विकास को हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे का शरीर कैसे डेवलप हो रहा है, बच्चे का मन कैसे बदल रहा है, किस तरीके से शैशवावस्था में बच्चों का व्यवहार कैसा था, बाल्यावस्था में कैसे होगा, बाल्यावस्था में कैसा था, किशोरावस्था में कैसे होगा, ठीक है, फिर उसके बाद में प्रौढ़ावस्था में व्यवहार कैसे बदलेगा, इन सभी के बारे में अध्ययन, कैसे कैसे व्यवहार बच्चा करेगा, छोटा बच्चा कब रोएगा, कब चिल्लाएगा, ईर्ष्या कब करेगा, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा अगला अगला मनोविज्ञान है व्यक्तिक मनोविज्ञान, इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इसमें लिखेंगे इस मनोविज्ञान में व्यक्तिक विभिन्नताओं का की प्रकृति तथा विभिन्न समस्याओं, यानी पर्टिकुलर व्यक्तित्व कैसे कि किसी व्यक्ति का नेचर कैसा है, उस व्यक्ति की विभिन्नता कैसी है, यानी व्यक्तित्व भिन्नता का अध्ययन करते हैं इसमें, ठीक है। अधिगम यानी वो कि कोई व्यक्ति कैसे सीखता है, किसी भी नियम को कैसे लर्न करता है, किसी भी चीज को पढ़ता कैसे है, ठीक है। व्यवहार अभिप्रेरणा, वो पर्सनल व्यक्ति यानी व्यक्तित्व जो है, एक व्यक्ति किसी के साथ व्यवहार कैसा करता है, दूसरा व्यक्ति उसी व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करता है, यानी उसके पर्सनल व्यवहार, बुद्धि, मानसिक दोष, यौन समस्याएं यानी सेक्स से रिलेटेड समस्याएं, उसकी मानसिक दोष, मन की समस्याएं, उसकी बुद्धि लब्धि कैसी है, सांस्कृतिक उसकी समस्या, कल्चरल जो प्रॉब्लम्स है वो, यानी किसी एक व्यक्ति का कल्चरल प्रॉब्लम्स, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, सब कुछ, यानी उसका एक प्रकार से मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा में मोटिवेशन, व्यवहार, अभिप्रेरणा, इन सभी के बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं। व्यक्तिक मनोविज्ञान में किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर अध्ययन इसमें करा जाता है, उसके व्यवहार का, उसकी विभिन्न समस्याओं का, उसके सीखने की शैली का, उसकी बुद्धि लब्धि का, यानी उसके इंटेलिजेंट क्वोशंट का। बुद्धि लब्धि जानते क्या होता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, एक बुद्धि लब्धि में मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। किसी व्यक्ति की मान लेते हैं 10 साल की उम्र है और वो 20 साल बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है, तो गुणा 100 कर दो, उसका बुद्धि लब्धि निकल आएगा, 0 0 काट दो, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और गुणा कर दे 5 से, कितना हो जाएगा 50। कोई व्यक्ति अगर 10 साल का है, कोई व्यक्ति भी वास्तविक आयु कितनी, वास्तविक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। कोई व्यक्ति मान लेते हैं 20 साल का बच्चा है और व्यवहार कैसा कर रहा है 10 साल के बच्चों जैसा, तो भाई भाग दे दो, आपका क्या निकल आएगा, सीधे सीधे आपका क्या निकल आएगा, आपका 50 बुद्धि लब्धि, यानी व्यक्ति एकदम से मूर्ख डल है। अगर 20 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे व्यवहार करेगा तो मूर्ख व्यक्ति होगा। बुद्धि लब्धि जो होती है जो है आप मान सकते हैं 90 से लेकर के 110 तक की बुद्धि लब्धि सामान्य बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आती है, ये बात आप ध्यान रखें। उससे ऊपर बुद्धि प्रतिभा संपन्न प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। अगला मनोविज्ञान है नैदानिक मनोविज्ञान, इसको आप बोलते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो होती है बेटा, ये एक प्रकार से डॉक्टर से संबंधित होती है, मरीजों से संबंधित होती है। इसका क्षेत्र विस्तृत है। नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में नैदानिक परीक्षाएं, निदान, मनोविज्ञान, निर्देशन, उपचार तथा देखभाल आदि आते हैं, जैसे कि किसी रोगी की देखभाल कैसे करनी है, रोगी का बिहेवियर कैसा होगा, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, विस्तार से चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। नैदानिक मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है बाबू, नैदानिक मनोविज्ञान का मतलब होता है, एक मिनट रुकेंगे, नैदानिक मनोविज्ञान का मतलब होता है आपका कि जो हॉस्पिटल वगैरह में जो मरीज की देख रेख करता है, कैसे मरीज रिएक्ट करता है, अलग अलग रोगों में मरीज का क्या रिएक्शन होता है, उन सभी चीजों को उपचारात्मक मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम देख लेते हैं, ठीक है। अगला होता है आपका छठवां मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ठीक है, जो व्यापक है। इसमें होता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इस मनोविज्ञान में व्यवहार के स्रोत यानी मनुष्य का विकास कैसे होता है और विकास के दौरान उसका व्यवहार कैसे बदलता है, उसका बुद्धि,
वृद्धि और विकास, बोला बुद्धि का विकास कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, शरीर कैसे बढ़ती, बुद्धि कैसे डेवलप होती है, वृद्धि कैसे होती है। मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनेक प्रकार के संसाधनों से मनुष्य प्रभावित होता है और उसका विकास होता रहता है। तो उन सभी विकास का अध्ययन बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था में किस तरीके से विकास होता है, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, क्रिएटिव यानी कि जो है आपका क्या नाम है, इमोशनल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, सारे विकास, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। सातवां जो मनोविज्ञान है वो है तुलनात्मक मनोविज्ञान यानी कि कंपैरेटिव साइकोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं बाबू, तुलनात्मक मनोविज्ञान में विभिन्न जाति के प्राणियों के व्यवहार में पाई जाने वाली समानता से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अलग अलग व्यक्तियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है। जैसे मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति है, उन दोनों की तुलना करते हैं, उसके बाद इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है ये निकालते हैं। या फिर कोई एक जाति या कोई एक प्राणी है, मान लेते हैं कोई गाय है और भैंस, दोनों की बुद्धि का पता लगाने के लिए दोनों की बुद्धि निकालेंगे, बुद्धि लब्धि निकालेंगे, गाय की भी भैंस की भी, और दोनों की तुलना करेंगे। ये तुलनात्मक होता है। ऐसे ही दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, दो जानवरों के बीच हो सकता है, दो प्राणियों के बीच हो सकता है, दो पशु पक्षियों के बीच हो सकता है, मनुष्य और पशुओं के बीच में हो सकता है, मनुष्य और पक्षियों के बीच में हो सकता है। इस तरीके से तुलनात्मक मनोविज्ञान दो चीजों में तुलना करके हम निष्कर्ष निकालते हैं। अगला जो मनोविज्ञान की शाखा में आता है वो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या करते हैं, इस मनोविज्ञान में जटिल से जटिल समस्या यानी कठिन से कठिन समस्याओं का अध्ययन हम बड़े बड़े और कई कई प्रयोगात्मक व नियंत्रित समूहों की सहायता से करते हैं। जब बड़े बड़े जो समस्याएं होती हैं, जटिल से जटिल समस्याएं, उन समस्याओं का समूहों के रूप में हम अध्ययन करते हैं, प्रैक्टिकल करके अध्ययन करते हैं, कंट्रोलिंग तरीके से अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान की इसी शाखा ने मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में स्थान दिलवाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। जब हम मनोविज्ञान की प्रकृति पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो हम मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे इस 4th चैप्टर में। तो हम उसमें आपको बताएंगे किस तरीके से मनोविज्ञान एक जो है विज्ञान की श्रेणी में खरा उतरता है। मनोविज्ञान एक कला है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है, उसके बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है, इस तरीके से चीजें आपकी क्लियर हो रही है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में प्रैक्टिकल किया जाता है और प्रैक्टिकल जो मेथड होता है, प्रयोगात्मक मेथड, यही मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के विज्ञान कहता है बेसिकली। 9वां है आपका दैहिक मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजिकल जो है साइकोलॉजी। दैहिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी। दैहिक मनोविज्ञान में व्यक्ति के आंतरिक अंगों की संरचना यानी मनुष्य के शरीर के जो आंतरिक अंग है उनकी संरचना कैसी है, उनके प्रकार, आंतरिक वातावरण आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। मनुष्य के शरीर के जो अंदर चीजें हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, तमाम प्रकार की चीजें हो रही हैं, उन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं हम दैहिक मनोविज्ञान में। ठीक है, इसके अलावा अगला है शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान जिसको कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आप पढ़ते हैं कब, जब शिक्षा शास्त्र पढ़ते तभी आप शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा शास्त्र की जो समस्याएं होती हैं, बच्चों का विकास कैसे करना है, शिक्षा का सिलेबस कैसे रखना है, ठीक है, सब के बारे में, किस बालक को कैसे जो है पढ़ाना है, किस बच्चे के लिए कितने घंटे पढ़ाना है, किस बच्चे पर ज्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है, सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। शैक्षिक मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन सामान्य मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है। जैसे कि अधिगम संबंधी यानी बच्चा सीख नहीं पा रहा है, अधिगम माने सीखना, लर्निंग, तो सीखने से संबंधित जो समस्याएं आती हैं बच्चों को, उसका अध्ययन करता है। अभिप्रेरणा संबंधी समस्या, अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है, मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेशन कैसे देना है। जैसे पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेशन भी जरूरी होता है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट और जुनून उनके अंदर बना रहे पढ़ने के लिए। इसके अलावा प्रशिक्षण संबंधी उपलब्धि, प्रशिक्षण माने कि जैसे कि मान लेते कोई बच्चा पास हो रहा है तो उसकी उपलब्धि परीक्षण उसका किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण में ही तो उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में बताया जाता है कि भाई आप इतने % नंबर पाए हो, इतना % नंबर आपका है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीजें पाठ्यक्रम संबंधी, ये सब चीज यानी सिलेबस क्या बनना चाहिए, ये सब शैक्षिक मनोविज्ञान डिसाइड करता है। तो इसका यहाँ तक हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान को। इसके अलावा अगला मनोविज्ञान है आपका औद्योगिक मनोविज्ञान एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान यानी कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जिसको कहते हैं। इस मनोविज्ञान में उद्योग जगत की इसमें हम उद्योग जगत की विभिन्न समस्याएं जो है, जो इंडस्ट्री में समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हैं, उन समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं। जैसे कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना कैसे कम की जाए, क्रय विक्रय यानी खरीदारी और लेनदारी जो होती है, बेचना खरीदना कैसे किया जाए, विज्ञापन, हड़ताल यानी प्रचार प्रसार कैसे करें अपने प्रोडक्ट का,
हड़ताल कोई हो रही है तो उसको शांत कैसे किया जाए, तालाबंदी हो रही है उसको कैसे समझाया जाए, नैतिकता आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है किस तरीके से, ठीक है। तो इसमें इसके अलावा अगला है कानूनी मनोविज्ञान, लीगल साइकोलॉजी। कानून के क्षेत्र में मनोविज्ञान का विशेष हाथ है, जैसे कि सही अपराधी को पकड़ना, मनोविज्ञान यानी कि आप देखिए साइकोलॉजी का प्रयोग करता है। एक जो पुलिस वाला होता है, बड़े अधिकारी होते हैं, उनको मनोविज्ञान की श्रेणी बताई जाती है। कोई व्यक्ति को आंख देख करके उसका स्वभाव पढ़ करके, ठीक है, उसको देख करके पता लगा लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति यही मार सकता है, इसने अपराध किया होगा, ठीक है। सही गवाही दिलवाना, अपराधी को उचित न्याय दिलवाना, ये सब कानून मनोविज्ञान या कानूनी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ऐसे में अगला आपका मनोविज्ञान है सैन्य मनोविज्ञान, यानी कि मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी जो है, इस मनोविज्ञान का प्रयोग सैनिक और अधिकारियों की चुनाव करने में, उनको ट्रेनिंग देने में, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन करने में, उनको जो है स्थानांतरण यानी कि उनका कहीं न प्रमोशन या फिर आपका स्थानांतरण लोग समझते हैं, जैसे कि उनका क्या करना ट्रांसफर करवाने के लिए, इन सभी के लिए जो है सैन्य मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं। सेना में मनोविज्ञान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी सैन्य मनोबल कभी-कभी डाउन हो जाता है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत जरूरी होता है सैन्य मनोविज्ञान, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। 14 नंबर मनोविज्ञान क्या है? राजनीतिक मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। इस मनोविज्ञान में राजनीतिक संरचना, जनमत, सदस्यता समूह, पार्टी, इसके अलावा चुनाव आदि से संबंधित जो समस्याएं होती है उनका अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी के स्तर की, ठीक है। तो राजनीति से रिलेटेड है राजनीतिक मनोविज्ञान, तो इन सभी का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। इस मनोविज्ञान में बालक के समाजीकरण, व्यक्तित्व का अध्ययन, नेतृत्व का अध्ययन, बालक किस तरीके से समाज के रीति रिवाजों को जानता है, सीखता है, पढ़ता है, समझता है चीजों को, ठीक है। कैसे नेतृत्व कौशल उसके अंतर्गत है, सामूहिक क्रियाएं यानी बच्चा एक समूह में रहकर कैसी क्रियाएं करता है, भीड़, प्रेरणा, मोटिवेशन, समूह गतिशीलता, किस तरीके से एक समूह से बच्चा दूसरे समूह में जाता है, ठीक है, क्यों जाता है, क्यों उसको नहीं जाना चाहिए, या फिर किस तरीके से उसको रोका जा सकता है अपने समूह में ही, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की जाती है सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। बच्चे का समाजीकरण जो होता है, सोशलाइजेशन, यानी कि एक सोशलाइजेशन में क्या होता है, यानी कि आप देखते हैं कि बच्चा जो होता है जन्म से जब पैदा होता है तो मांस का एक टुकड़ा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके हंसना, बोलना, चलना, उठना, बैठना सब कुछ सीखता है समाज के द्वारा। तो ये चीजें जो होती हैं, ये सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। और लास्ट जो आपका मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र में शामिल है वो गणितीय मनोविज्ञान। देखिए मैथमेटिकल साइकोलॉजी, मैथमेटिकल साइकोलॉजी की बात की जाए तो इस मनोविज्ञान में मापन सिद्धांत, निर्णय, सीखने का मनोविज्ञान, सामाजिक अंतःक्रिया, इन सभी का अध्ययन जो होता है किया जाता है। तो गणितीय मनोविज्ञान में क्या होता है, गणितीय मनोविज्ञान में जो है मापन का सिद्धांत क्या है, निर्णय, सीखने का मनोविज्ञान, सामाजिक अंतःक्रिया, इन सभी का अध्ययन जो है किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से ये सब चीजें अध्ययन करते हैं। अगर आपको हमारे कोर्स से जुड़ना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 की पीडीएफ, 3 की, 4 की, सभी की पीडीएफ प्राप्त करनी है, सभी सब्जेक्ट की, 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। क्या एसएमएस करना है, आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम, आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए चार्ज है, यानी 100 रुपए फीस में आपके लिए सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा। स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। किसी दूसरे से फीस आप जमा करवा सकते हैं अगर आप नहीं चलाते कुछ भी तो, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा बेटा, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, 6 महीने तक आपकी क्लास उसमें होती रहेगी सभी सब्जेक्ट की। इसमें आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा सभी का, एमसीक्यूज टाइप का पेपर होगा तो एमसीक्यूज और लिखित दोनों टाइप का इसमें मिलेगा, ताकि आपकी चाहे पेपर चाहे जैसा भी हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखित सभी के लिए पूरी व्यवस्था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा साल फॉर्म में, ठीक है। और इसके अलावा आपका केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपका एक मेजर, 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, कुल मिलाकर के आपके 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में करवाई जा रही है। तो इससे बेहतर आपको कहीं पर और नहीं मिलने वाला है। शुक्ला एचडी पॉइंट के द्वारा ये जो श्रृंखला चालू की गई, इसमें आप तुरंत जुड़ जाइए। मात्र 100 रुपए फीस में आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामाराथन क्लास, सब कुछ चैप्टर वाइज एनालिसिस सब कुछ आपको मिलता है। सारे चैप्टर को मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास के माध्यम से भी डिस्कस कर लिया जाता है, चैप्टर वाइज क्लासेस भी होती है, सब कुछ आपको मिलेगा। आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग सब सारी चीज आपकी व्यवस्थित करी जाएंगी। जिनको भी जुड़ना है तुरंत जुड़ जाइए। 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करके आप जुड़ जाए। आप किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी कॉलेज में है, आपको साइकोलॉजी में ही पढ़ना होता है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जिसको कहते हैं, सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री जो है, इसके अलावा आपका शिक्षा शास्त्र हो गया, ठीक है, मनोविज्ञान हो गया, हिंदी, संस्कृत, ठीक है। ऐसे ही आपका और भी तमाम प्रकार के सब्जेक्ट है, सभी की तैयारी आपकी शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा करवाई जाती है। आप सभी लोग जुड़ करके बेहतर अंदाज में तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ, और सभी बच्चे पढ़े, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए, ठीक है, और तुरंत जुड़ जाइए। और इसमें 6 महीने तक आपकी क्लास होती रहेगी, सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी आपको। को करिकुलर के 10 से 10 प्रैक्टिस सेट आपके मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए व्यवस्थित पूरा नोट्स रहेगा, आपको सीरीज की किताब खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको एक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से दिया जाएगा। पिछले साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी को भी आपको बताने का पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। शुक्ला हिस्ट्री पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 6 सेमेस्टर तक आपकी पूरी तैयारी, 8 सेमेस्टर तक जो भी आपका सेमेस्टर होगा, पूरी तैयारी आपको शुक्ला हिस्ट्री पॉइंट पर मिलती रहेगी। आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाए, उससे बेटर और क्या हो सकता है। धन्यवाद।